साल 2019 के लोकसभा चुनावों का दौर था। 9 अप्रैल 2019 के दिन महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक बड़ी जनसभा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर थे। इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस देश की परंपरा रही है कि अपनी पहली कमाई, पहली सैलरी को मां के हाथ में दे देते हैं। मैं पहली बार मतदान करने वालों से कहना चाहता हूं कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के लिए समर्पित हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री के इस बयान पर बहुत से लोगों ने दुख जताया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए थे। सिर्फ कुछ लोगों ने ही आपत्ति नहीं जताई, बल्कि लातूर जिले में चुनाव आयोग का काम संभाल रहे जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को प्रथम दृष्टया ही चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना। चूंकि प्रधानमंत्री ने पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, इसलिए ये सवाल अब उठाना बिल्कुल जायज भी है कि इस हमले को रोक पाने में सरकार की नाकामी पर बात की जाए। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम 3 सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि क्या पुलवामा हमला सरकार की नाकामी था? दूसरा सवाल कि क्या पुलवामा हमले से पहले दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया था? तीसरा सवाल कि पुलवामा हमले के वक्त प्रधानमंत्री कहां थे? जब उन्हें इस हमले की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दी? इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इससे पहले कि आज की कहानी कहूं, उससे पहले एक कहानी को सुनते हैं। इधर 14 फरवरी को पुलवामा में हमला होता है। दूसरी तरफ इसके ठीक एक महीने के बाद 15 मार्च के दिन न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च नाम की जगह पर 2 मस्जिदों पर आतंकी हमले होते हैं। इस हमले में 51 लोगों की मौत हुई और करीब 40 घायल हुए। यह हमला जिस 28 साल के ब्रेंटन हैरिसन टेरेंट नाम के आदमी ने किया, उसे पुलिस ने उसी वक्त धर लिया था और 1 साल के वक्त में ही उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने न केवल इस घटना को न्यूजीलैंड के इतिहास का काला दिन कहा, बल्कि इस हमले को रोक न पाने के लिए अपनी तरफ से देश से माफी मांगी। अंग्रेजी में इस व्यवहार को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में उत्तरदायित्व। अब वापस भारत पर लौटते हैं। 14 फरवरी के दिन पुलवामा में हमला होता है। जिस वक्त पुलवामा में हमला हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने द वायर को दिए अपने इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को न केवल सरकार की लापरवाही बताया, बल्कि उस दिन प्रधानमंत्री से उनकी क्या बात हुई उसे लेकर भी खुलासा किया। सत्यपाल मलिक ने खुलासा करते हुए कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से कहा था कि उन्हें जवानों को जम्मू से श्रीनगर में शिफ्ट करने के लिए 5 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है, लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें 5 एयरक्राफ्ट्स देने से इनकार कर दिया। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि जब पुलवामा हमला हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जिम कार्बेट पार्क में एक टीवी कार्यक्रम की शूटिंग कर रहे थे जहां नेटवर्क नहीं आते। जिम कार्बेट से निकलकर उन्होंने एक ढाबे के फ़ोन से मुझे कॉल किया। मैंने यही बात प्राइम मिनिस्टर से कही कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर 5 एयरक्राफ्ट्स दे दिए जाते तो ये नहीं होता। इस पर उन्होंने कहा, तुम अभी चुप रहो, ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो। इसके आगे सत्यपाल मलिक कहते हैं कि इसके बाद एनएसी यानी अजीत डोभाल का कॉल आया। उन्होंने भी कहा कि सत्यपाल भाई चुप रहो। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि इसके बाद मुझे एहसास हो गया कि ब्लेम पाकिस्तान पर डाला जाएगा और चुनावों में फ़ायदा लिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि बम धमाके की इतनी सामग्री पाकिस्तान की मदद के बिना कश्मीर में नहीं आ सकती थी। जिम्मेदार तो पाकिस्तान ही था, लेकिन सरकार अगर समय रहते हुए सचेत रहती तो पुलवामा हमले से पहले की चेतावनियों पर अगर ध्यान दिया जाता और सेना को एयरक्राफ्ट दे दिए जाते तो पुलवामा हमला ना होता। हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार था या नहीं, ये एक अलग सवाल है। सरकार की लापरवाही थी कि नहीं, ये दूसरा सवाल है। सरकार ने चेतावनियों को सुना कि नहीं, खुफिया विभाग ने समय पर सूचनाएं दी कि नहीं, अगर दी गई तो उन सूचनाओं के आधार पर एक्शन लिया गया कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के जवाब टटोलने पर हम इस तथ्य को जान पाएंगे कि वाकई सरकार की लापरवाही थी या नहीं थी। दरअसल साल 2017 में केंद्र सरकार ने कश्मीर से उग्रवाद खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के भी कई आतंकी मारे गए थे, जिसका बदला लेने की बड़ी तैयारी जैसे मोहम्मद के द्वारा की जा रही थी। पुलवामा हमला इसी बदले की तैयारी का हिस्सा था। इस हमले की आशंका को लेकर पहले से ही खुफिया इनपुट्स मिलने लगे थे। पुलवामा हमले से पहले मिले इन खुफिया इनपुट्स को लेकर, यानी इन चेतावनियों को लेकर, अंग्रेजी की फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। फ्रंटलाइन मैगजीन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 के बीच, यानी 1.5 महीने के भीतर ही 11 बार
खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक प्रतिशोध हमले को लेकर चेतावनियां दी जा रही थीं, लेकिन इस दौरान सरकार सोती रही। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार सरकार और एजेंसियां ये बात जानती थीं कि सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हो सकता है। ये सिर्फ अंदाजा भर नहीं था, बल्कि कई सबूत सरकारी एजेंसियों के हाथ लग रहे थे। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार सरकारी एजेंसियां ये जानती थीं कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी कमांडर मुदासिर अहमद खान अपने 4 आतंकियों के साथ एक बड़े फिदायन हमले की तैयारी कर रहा है। एजेंसियों को यह भी मालूम था कि जनवरी के लास्ट हफ्ते में मुदासिर खान मिडोरा और त्राल के आसपास के इलाकों में घूम रहा था। ये वही इलाके थे जहां पुलवामा हमला हुआ। यही मुदासिर खान बाद में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड निकलता है। मुदासिर खान पहले से ही साल 2017 में लेथापुरा में हुए आतंकी हमले में उस मामले में फरार चल रहा था। इस आतंकी हमले में भी 5 जवानों की जान चली गई थी। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात थी कि इतनी चेतावनियों के बाद भी पुलवामा हमले को रोका नहीं जा सका और ना ही इतनी सक्रियता दिखाई गई कि इसे रोका जा सकता, जबकि सभी चेतावनियां रिलायबल सोर्सेज के हवाले से थी। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार मैगजीन के पास उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस बात का खुलासा करते हैं कि पुलवामा हमले से एक दिन पहले ही यानी 13 फरवरी 2019 के दिन भी एक खुफिया सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के द्वारा आईईडी बम से हमला हो सकता है। इस इंटेलिजेंस इनपुट को जम्मू कश्मीर के डीजीपी से लेकर आईजीपी तक शेयर किया गया। फ्रंटलाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास पुलवामा हमले से पहले दी गई 6 खुफिया चेतावनियों के साक्ष्य रखे हुए हैं, जिनमें पुलवामा और अवंतीपुरा इलाके को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, जिनमें यह निर्देशित किया गया था कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा इन इलाकों में प्रतिशोध हमला किया जा सकता है। 13 फरवरी की चेतावनी में यह सलाह दी गई थी कि सेना अलर्ट रहे, लेकिन इसके बावजूद 14 फरवरी की सुबह ही 78 वाहनों के काफिले को अनुमति दे दी गई, जिसमें 2547 जवान सवार थे। इतने जवान एक काफिले में आमतौर पर नहीं जाते, वो भी तब जब इतने विश्वसनीय अलर्ट एक दिन पहले ही जारी किया गया हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे सरकार की लापरवाही माना जाना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ 1.5 महीने में ही आतंकियों के नाम और ठिकानों सहित आतंकी हमले की आशंका को लेकर 11 खुफिया इनपुट्स मिलते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े काफिले को सड़क मार्ग से ले जाया जाता है। क्या इसे सरकार की लापरवाही माना जाएगा कि नहीं, कि 11 खुफिया चेतावनियों के बाद भी सेना को सड़क मार्ग से जाने दिया गया और सीआरपीएफ ने जब 5 एयरक्राफ्ट मांगे तो इनकार कर दिया। आखिर इसके लिए किसे दोषी माना जाएगा? विपक्ष को जो ये सवाल पूछता है कि पुलवामा हमला सरकार की लापरवाही का परिणाम है या वर्तमान सरकार को, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में पुलवामा हमले में हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अपनी सरकार की लापरवाही को मानते हुए देश से माफी मांगती हैं, दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री अपनी गलती मानने के बजाय न केवल राज्यपाल से कह देते हैं कि तुम चुप रहो, बल्कि चुनावी रैलियों में तो पुलवामा हमले को भुनाते हुए वोट की अपील भी करते हैं। सत्यपाल मलिक ने पत्रकार करण थापर के इंटरव्यू में न केवल ये बताया कि पीएम ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोटकों से भरी गाड़ी करीब 10 दिन तक पुलवामा के उस इलाके में घूमती रही। इस तथ्य की पुष्टि एनआईए के अधिकारी रहे आईपीएस दानिश राणा के द्वारा पुलवामा हमले की साजिश पर लिखी किताब एज फार एज द सैफरन फील्ड्स द पुलवामा कॉन्स्पिरेसी भी करती है। दानिश राणा की इस किताब के अनुसार 5 फरवरी की शाम, जिस दिन जैश ए मोहम्मद कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है, उस दिन की शाम उमर फारूक, आदिल अहमद डार, हंजला जहादी और साकिर बशीर चारों साकिर बशीर की कार से उसके घर गए, जहां विस्फोटक पदार्थ पर फाइनल काम करना शुरू हो गया। इसे बनाने में एल्युमिनियम पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि आग जल्दी कैच कर ले। इसी पाउडर को सभी ने अपने चेहरों पर पोत लिया। इसके बाद उमर ने आदिल और हंजला जहादी के साथ सेल्फी ली। इसके बाद इस विस्फोटक पदार्थ को कार में फिट करने की बारी आई। सबसे पहले नीले ड्रम में 160 किलोग्राम विस्फोटक रखा गया और फिर 40 किलो विस्फोटक नारंगी कैन में रखा गया और इन दोनों को तारों को स्टीयरिंग व्हील के पास एकदम पास में लगा दिया गया। प्लान अगले दिन यानी 6 फरवरी के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक करने का था, लेकिन 5 फरवरी की रात ही भारी बर्फबारी पड़ जाती है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। अब इस कारण सीआरपीएफ का जो काफिला जम्मू से श्रीनगर निकलना था, वो प्लान अब कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा। इसलिए उमर, आदिल और हंजला जहादी तीनों साकिर बासिर के घर पर ही रुकते हैं और 200 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ के साथ कार
साकिर के घर के आगे ही पार्क खड़ी रहती है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ बर्फबारी बंद होने और जम्मू श्रीनगर हाईवे के खुलने का इंतजार करती रही। इधर आदिल और साकिर और उमर भी सीआरपीएफ के आने का इंतजार कर रहे थे। 14 फरवरी की दोपहर साकिर बासिर अपनी फर्नीचर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टीज को सड़क पर तैनात किया जा रहा है। उसने तुरंत उमर को सूचना दी कि जल्द ही सीआरपीएफ का काफिला आने वाला है। आदिल ने एक पिस्टल ली और मौके पर इको कार लेकर पहुंच गया। शाम के 3:30 हो रहे थे। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा जिले के लाडू मोड़ पर पहुंचता है कि बगल की सड़क पर इंतजार कर रहे आदिल ने सीआरपीएफ के काफिले की 5वें नंबर की बस से अपनी इको कार भिड़ा दी। उसके बाद हुआ भीषण विस्फोट जिसमें 40 जवानों की जान चली गई। लेकिन जिस तरह दानिश राणा की किताब बताती है कि फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही मारुति इको कार में बम विस्फोट तैयार कर लिया गया था, वैसे में सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी तैयारियां की गई, एक कार पुलवामा इलाके में बम विस्फोट से भरी हुई खड़ी रहती है, फिर भी इसे पहले ही पकड़ा क्यों नहीं जा सका। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई खुफिया एजेंसियों को इस संभावित हमले का कुछ भी नहीं पता चल सका था? क्या वाकई कोई सुराग पहले नहीं मिल सका था? इस सवाल का जवाब फ्रंटलाइन मैगजीन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देती है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार 2 जनवरी 2019 से लेकर 3 जनवरी, 7 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 13 फरवरी के दिन तक 11 खुफिया चेतावनियां दी गई। लेकिन फिर 14 फरवरी को पुलवामा हमला हो जाता है। उसे रोका नहीं जा सका। आखिर कैसे और क्यों? कौन इसका जिम्मेदार है? फ्रंटलाइन मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में नाम उजागर न करने की शर्त पर जम्मू कश्मीर के एक बड़े पुलिस अधिकारी का बयान भी छापा, जिसमें उस शीर्ष पुलिस अधिकारी का कहना था कि पुलवामा हमले से पहले कम से कम 2 एक्शनेबल वार्निंग्स दी गई थी, मतलब कि कार्रवाई करने योग्य चेतावनियां। कार्रवाई करने योग्य चेतावनियों से मतलब जिन खुफिया इनपुट्स में आतंकवादियों के ठिकाने या उनकी पहचान, उनके नाम या किसी अन्य चीज़ का विवरण, उसकी पुख्ता जानकारी हो, तथ्यात्मक जानकारी हो, उन्हें एक्शनेबल यानी कार्रवाई योग्य जानकारियां कहते हैं। ऐसी ही 2 खुफिया चेतावनियां 24 जनवरी और 25 जनवरी को दी गई थी, यानी पुलवामा हमले से कोई 3 हफ्ते पहले ही। इन एक्शनेबल वार्निंग्स में जैसे मोहम्मद और आतंकी मुदासिर अहमद खान के प्लान के बारे में जानकारियां थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलवामा हमले के बाद ये जानकारियां सच भी निकली। जैसे जब पुलवामा हमले के बाद एनआईए ने जांच की थी तो मुदासिर अहमद को ही पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता पाया। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 24 जनवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में चेतावनी दी गई थी कि जैसे मोहम्मद के विदेशी आतंकियों ने आतंकी मुदासिर खान उर्फ मोहम्मद वाई ग्रुप अवंतीपोरा को आने वाले दिनों में कुछ विशेष टास्क पूरा करने के लिए, उदाहरण के तौर पर कोई बड़ा फिदायीन हमला करने के लिए कहा है। ये ग्रुप जैसे मोहम्मद के ही पुलवामा के शहीद बाबा ग्रुप के भी संपर्क में है। इस चेतावनी के बाद अगले दिन भी चेतावनी दी गई। 25 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में कहा गया कि इसमें मुदासिर खान के ठिकानों की जानकारी है। इस इनपुट के बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था कि मुदासिर खान को 4 विदेशी आतंकियों के साथ मिदुर और लामतराल के गांव में देखा गया है। इस इनपुट में इस बात को अंडरलाइन करके भी कहा गया कि यह ग्रुप आने वाले दिनों में एक हमले की योजना बना रहा है और संभवतः ये अवंतीपोरा या पंपोर में हमला कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अवंतीपोरा पुलवामा जिले में ही आता है। इतनी डिटेल जानकारियां होने के बाद 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि इन आतंकियों को पहले ही पकड़ने में कोई सफलता क्यों नहीं मिली। दूसरी बात कि जब इतना कुछ बताया जा रहा था पहले ही, तब भी मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के द्वारा मांगने पर भी 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए। 24 और 25 जनवरी की दोनों चेतावनियां बताती हैं कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले की साजिश को रोकने के लिए पर्याप्त समय मिला था। पुलवामा हमले को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका। मान लेते हैं कि इसे नहीं रोका जा सका, पर सवाल यह है कि ये एक बड़ी चूक तो थी। इसे सरकार स्वीकार क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री ने इसे लेकर माफ़ी क्यों नहीं मानी कि हाँ हमारी गलती थी, हमसे चूक हुई है। जब यही बात सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ये लोग हमारी वजह से मारे गए हैं, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ही चुप रहने के लिए कह दिया। ऊपर से 2019 के लोकसभा चुनाव की रैलियों में पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे। क्या सरकार इस बात का उत्तरदायित्व तय करेगी कि इतनी गंभीर खुफिया चेतावनियों के बाद भी गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को हवाई माध्यम से सैनिकों को शिफ्ट करने के लिए 5 एयरक्राफ्ट मांगने पर क्यों नहीं दिए? किसके कहने पर नहीं दिए? किसके कहने पर नहीं दिए? किस अधिकारी की गलती थी? किस मंत्री की गलती थी? अगर गलती थी तो क्या कार्रवाई हुई, और अगर नहीं हुई तो आपने किस मुंह से जवानों के नाम पर वोट मांगे?
फ्रंटलाइन मैगजीन की 11 खुफिया चेतावनियों वाली इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और सत्यपाल मलिक के बयान की सीआरपीएफ को मोदी सरकार के द्वारा 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए और इस तथ्य को जानने के बाद भी मोदी ने चुनावी रैलियों में पुलवामा शहीदों के नाम पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री को पुलवामा हमले पर हुई चूक को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? क्या इन तथ्यों को लेकर प्रधानमंत्री पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांग सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पुलवामा हमले की साजिश कैसे रची गई, विस्फोटक पदार्थ आया कहां से, किसने कार का इंतजाम किया और ये लोग पकड़े कैसे गए, इसे लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिटेल में वीडियो है, आपको देखनी चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।